नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं शैला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आज बंगाल में शुभेंदु सरकार बन चुकी है। भाजपा ने बरसों पहले जो सपना देखा था, आज वो साकार हो गया है। बंगाल के गढ़ में टीएमसी के किले को ध्वस्त करके बंगाल में भाजपा राज कायम हो चुका है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक समारोह हुआ। बंगाल की जमीन पर कमल का सूर्योदय हो चुका है। पीएम मोदी के अलावा तमाम दिग्गज एक मंच पर मौजूद रहे। तो कोलकाता की जमीन से एक सियासी संदेश भी देने की कोशिश की गई है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन मंत्रियों ने आज शपथ ली। इस पर विस्तार से होगी हमारी बात। दूसरी तरफ खबर तमिलनाडु से रहेगी। वहां पर सरकार पर सस्पेंस बना हुआ है लगातार। आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जबकि तीसरी खबर होगी नए सीडीएस से जुड़ी हुई। हर खबर पर होगी विस्तार से चर्चा, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक मौके पर शुभेंदु अधिकारी का हुआ राज तिलक। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज हुए शामिल। शुभेंदु अधिकारी के अलावा दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशिथ प्रमाणिक को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। लगभग 1 लाख लोग बने शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी। तमिलनाडु में नई सरकार पर बना राजनीतिक सस्पेंस। आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह हुआ कैंसिल। सी जोसेफ विजय के पास है महज 116 विधायकों का समर्थन पत्र। 2 और विधायकों की जरूरत। बड़ा सवाल, क्या आज राज्य में बनेगी टीवी के सरकार? पंजाब के उद्योग मंत्री के घर ईडी की रेड से मचा हड़कंप। संजीव अरोड़ा के आधिकारिक घर में हुई बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। छापेमारी से पंजाब की गरमाई सियासत। देश के नए सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के हाथ में होगी नौसेना की कमान। और अमेरिका के साथ ईरान का तनाव जारी। परमाणु कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं चाहता ईरान। कहा, अमेरिका हटाए होर्मुज से नाकेबंदी तो खोल सकता है रास्ता। आर पार के लिए तैयार है ईरान। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर, बंगाल का अधिकारी शुभेंदु। जी हां, शुभेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशिथ प्रमाणिक शामिल रहे। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। समारोह के आखिर में एक पल ऐसा भी आया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को धन्यवाद दिया और वो भी मंच पर घुटनों के बल बैठे और जनता को प्रणाम किया। तो बेहद टच करने वाला ये पल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को प्रणाम किया। मंच से एक तरह से दंडवत प्रणाम की ये तस्वीरें सभी ने देखी। तो जनता ही सर्वोपरि होती है राजनीति में, और उसी जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच से गुजरे। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए उनके प्रति उनका आभार जताया। तो आज से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार
दीदी चली गई और अधिकारी आ गए हैं। शुभेंदु का राज तिलक हो गया है और तमाम वो वादे, वो इरादे जिनकी बात कही गई भाजपा की तरफ से इस चुनाव के दौरान, अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार है और बंगाल के अधिकारी बने हैं शुभेंदु अधिकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख सकते हैं जिस तरह से काफिला रहा, उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से मंच पर जनादेश को एक तरह से दंडवत होकर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, बंगाल की जनता का आभार प्रकट करते हुए नजर आए। और जनता ही राजनीति में सर्वोपरि होती है, जनता ही जनार्दन होती है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की माटी का, बंगाल की जनता का कोटि कोटि नमन किया, दंडवत प्रणाम किया। और ये तस्वीर पूरे देश ने देखी, दुनिया ने देखी कि जनता का आभार जिस प्रकार से प्रकट करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की जनता को नमन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मंच की ये वो दुर्लभ तस्वीर है जो विरले ही नजर आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही जनता का अपनी तरह से आभार प्रकट करते हैं। और इस बार जिस प्रकार उन्होंने दंडवत प्रणाम किया वो सभी के हृदय को छू गया। तो आज से बंगाल में शुभेंदु सरकार है और बंगाल के अधिकारी, हम कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी हैं। और शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक श्री माखनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। 98 वर्ष की आयु है और श्री माखनलाल सरकार की, और वो स्वतंत्रता उत्तर भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, शुरुआती जमीनी नेताओं में से एक हैं। 1952 में कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एक लंबा उनका जो है संघर्ष का सिलसिला रहा है। 1980 में भाजपा के गठन के बाद वो पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के संगठनात्मक समन्वयक बन गए। मात्र एक साल के भीतर उन्होंने लगभग 10,000 सदस्यों को पंजीकृत कराने में मदद की। 1981 से लगातार 7 वर्षों तक उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो कि उस समय एक असाधारण उपलब्धि थी, जब भाजपा नेता आमतौर पर 2 वर्षों से अधिक समय तक एक ही संगठनात्मक पद पर नहीं रह पाते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। और आपको बता दें, अब जानते हैं कि शपथ लेने वाले वो कौन कौन से मंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी के अलावा किन किन मंत्रियों ने शपथ ली है। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशिथ प्रमाणिक को मंत्री पद की ये शपथ दिलाई गई है। दिलीप घोष की बात करें, पश्चिमी मेदिनीपुर से जीते हैं, 7 बार के विधायक, ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया उन्होंने। दिलीप घोष का भी एक संघर्ष का लंबा इतिहास है। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया है, काम किया है। जंगल महल और नॉर्थ बंगाल में मजबूत पकड़ रखते हैं दिलीप घोष, जनता से एक कनेक्ट है उनका। वहीं अग्निमित्रा पॉल की बात करें तो 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी अग्निमित्रा पॉल, जनता से खास कनेक्ट रखती हैं अग्निमित्रा पॉल। आसनसोल दक्षिण से विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल और दक्षिण विधानसभा, आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक हैं, दूसरी बार बीजेपी से विधायक बनी हैं। वे 2021 में पहली बार इस सीट से विधायक चुनी गई थी और 2026 में दूसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की। बंगाल में एक मजबूत महिला नेता के तौर पर जानी जाती हैं, सशक्त महिला चेहरा हैं अग्निमित्रा पॉल। साथ ही साथ अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, लगातार 2 बार से विधायक है अशोक कीर्तनिया। जनता से खास कनेक्ट है, मथुआ समुदाय के कल्याण के लिए सक्रिय तौर पर लगातार काम करते हुए नजर आते रहे हैं। राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं, मथुआ समुदाय के लिए उन्होंने काफी काम किया है। बनगांव उत्तर से विधायक हैं अशोक कीर्तनिया। वहीं खुदीराम टुडू की बात की जाए तो रानीबांध सीट से पहली बार विधायक बने।
खुदीराम टुडू का खासा अनुभव है। बंगाल बीजेपी में आदिवासी चेहरे के तौर पर उनकी एक अलग पहचान है। साथ ही साथ पेशे से शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में मास्टर हैं। खुदीराम टुडू जनता में खास जुड़ाव रखते हैं। वहीं निशिथ प्रमाणिक कूच बिहार से सांसद रहे। निशिथ प्रमाणिक का जनता से जुड़ाव है, केंद्रीय राज्य मंत्री का पद संभाला है। निशिथ प्रमाणिक लगातार जनता के बीच काम करते हुए नजर आते हैं। टीएमसी से राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। 2019 में बीजेपी की सदस्यता ली और एक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार जनता के बीच में काम करते हुए नजर आए। माथाभांगा सीट से विधायक बने। तो ये वो तमाम चेहरे हैं, दिलीप घोष से लेकर निशिथ प्रमाणिक का, सभी चेहरों को जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनका जनता से एक खास कनेक्ट है। दिलीप घोष की बात करें तो 7 बार के विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया उन्होंने। जमीनी स्तर पर देखा जाए संगठन को उन्होंने काफी ज्यादा मजबूत किया है। तो हमारे साथ कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं से बात करते हैं। प्रसन्नजीत, आज अगर हम देखें तो एक बहुत ही मजबूत तस्वीर देखने को मिली हमें पश्चिम बंगाल से। जिस तरह से हमने देखा जो इनका मंत्रिमंडल है उसको भी हम देखें तो तब जितने लोगों को मंत्रिमंडल की मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उन सभी का जनता से एक खास कनेक्ट है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में देखा जाए तो आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाएगा। हाँ, देखिए, इसमें एक कुछ चीजों के बारे में खास ध्यान दिया गया है। एक तो है कि मैं अगर बारी बारी में सबकी परिचय करा दे, एक तो परिचय आपने कर ही दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं इस तरह से बताऊं कि दिलीप घोष भाजपा संगठन की एक प्रतिनिधि के हिसाब से मंत्रिमंडल में उनका जगह मिली है और दिलीप घोष पूर्व प्रदेश सभापति भी रहे हैं। और दिलीप घोष ऐसे चेहरा है कि जो सामने रहने से हजारों बीजेपी समर्थक जय श्री राम ध्वनि देकर, जैसे शुभेंदु अधिकारी एक जननेता के हिसाब से माना जाता है, उसी तरह से दिलीप घोष के बारे में बताया जाता है कि वो भी एक काफी पॉपुलर नेता है। और खड़गपुर वहाँ पे जैसे आपने बताया कि पहले उन्होंने इस पहले वाले चुनाव में उन्होंने ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराए थे। तो एक तरह से ऐसी एक सोच रखा गया है कि संगठन की तरफ से किसे मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, तो इसीलिए उनकी प्रतिनिधि के हिसाब से दिलीप घोष को रखा गया है। दुखीराम टुडू जिन्हें रखा गया है वो दो तरह से, एक तो आदिवासी चेहरा है, दूसरी बात है कि जो हमारे पश्चिम बंगाल तो वैसे हमारी नाम है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो पश्चिमी जिला है, जैसे जंगल महल जिसे कहते हैं, उस जगह की ये रानीबांध जो जगह है, ये बांकुड़ा की रानीबांध एकदम वो जो माओवादी क्षेत्र हुआ करता था, वहां की एक प्रतिनिधि है दुखीराम टुडू। उस जगह को जहां से बीजेपी को भर भर के पिछले 2021 की चुनाव में भी, 2024 की लोकसभा चुनाव में भी और पहले वाला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कई सारे सांसद दिए हैं, तो उस जगह का ख्याल रखा गया है। अग्निमित्रा पल महिलाओं की प्रतिनिधि के हिसाब से उनको रखा गया है। निशिथ प्रमाणिक को उत्तर बंग की प्रतिनिधि के हिसाब से रखा गया है और अशोक कीर्तनिया को मतुआ समाज की और सेंट्रल मध्य बंगाल की प्रतिनिधि के हिसाब से रखा गया है। तो इस तरह से जो पहले इसका विस्तार तो होना ही है, मंत्रिमंडल का काफी बड़ा विस्तार होने वाला है। तो लेकिन आज के दिन इतना तुरंत मंत्रिसभा को बनाना संभव नहीं था, इसीलिए एक सब जगह का एक प्रतिनिधि हो जाए, सब वर्ग का एक प्रतिनिधि हो जाए, ऐसा सोच के ये छोटा सा एक मंत्रिमंडल का आज यहाँ पे
शपथ लिया गया और इसके बाद सोच समझकर बाकी बड़ा जो मंत्रिमंडल है इसका कोई एक्सपेंशन हो जाएगा तुरंत। तो इस तरह से अब इनका कैसे किस तरह से इनका दफ्तर बांटा जाएगा इसके बारे में हो सकता है कि रात तक पता चल जाए। और कैबिनेट का जो बैठक है इसका भी हो सकता है कि तुरंत कोई समय बताया जाए और इसमें एक कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। खास तौर से आयुष्मान भारत के बारे में फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आयुष्मान भारत पहले दिन से ही ममता बनर्जी लागू होने नहीं दिया। बिल्कुल। আরে ধুতি পাঞ্জাবিতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল তাকে কারোর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি একটি বিতর্কিত কথা বলবো না, আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসুন, বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। উইশাল পার কাম, আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের ভাষায় চড়ইবতী চড়ইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। तो शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, वो संबोधित करते हुए नजर आए जनता को, जिस प्रकार से मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अपनी तमाम बातें जो हैं वो मीडिया के सामने रखी हैं। कोलकाता से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरह से एक बड़ी जीत हुई है बीजेपी की और एक लंबा जो है कह सकते हैं कि संघर्ष और जनता के बीच में काम, जनता से कनेक्ट, ये तमाम चीजें रहीं और उसके बाद ये इतनी बड़ी जीत अब बीजेपी को हासिल हुई है, अब सरकार बना ली है, तो जनता की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी हैं और उन तमाम एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना भी अब भाजपा की जिम्मेदारी है। तो क्या कुछ वो बड़े काम हैं जिन पर तुरंत जो है तुरंत प्रभाव से उस पर काम करना शुरू किया जाएगा? देखिए, ये जो शुभेंदु अधिकारी बोल के गए हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जी जी जी। पहली बात तो यह है कि ये इतिहास में दर्ज हो गया कि बंगाल की बीजेपी की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का पहला सरकारी जो क्या कहे सूची में जो पहला काम उन्होंने किया वो है कि उन्होंने कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जोरासां को स्थित घर में उन्होंने अपना कदम रखा। सीधा अपना शपथ लेने के बाद आज उनकी जन्मदिन है और उन्होंने वहां पे कवि गुरु की तो ये कोलकाता से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है और इस समय माल्यार्पण कर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और देखिए किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी माल्यार्पण करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर का आशीर्वाद कहीं ना कहीं एक तरह से प्राप्त करते हुए
तो जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का सपना था कि भय से मुक्त एक वातावरण हो, उन्होंने अपनी कविता में भी एक बार लिखा था कि मस्तक ऊंचा रहे और भय से मुक्त वातावरण हो। कहीं ना कहीं उसकी एक बानगी आज दिखाई देती हुई नजर आ रही है और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नवनियुक्त मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, तो कोलकाता से ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी यहां पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए। प्रसन्नजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। उच्च जेता सिर, आप जो कहना चाहती थी, चित्त जेता भय शून्य उच्च जेता सिर, आपका हृदय भय शून्य हो और सिर ऊंचा हो। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, इस समय शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। বাংলায় নতুন জাগরণের আজ সূচনা। নতুন সরকার দায়িত্ব নিল, কবিগুরুকে প্রধানমন্ত্রী প্রণাম জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শপথ নেওয়ালেন এবং আমরা দায়িত্বভার নিলাম। বাংলা বাঙালির সংস্কৃতি কবিগুরুর চেতনাতে, কবিগুরুর ভাবনাতে হবে, তার আজকে শুভ সূচনা। একটাই মন্ত্র স্বামীজির, চোরইবতী চোরইবতী। আরে ধুতি পাঞ্জাবিতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল, তাকে কারোর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি একটি বিতর্কিত কথা বলবো না, আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসুন, বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি, একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের ভাষায় চোরইবতী চোরইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। तो जिस प्रकार से प्रसन्नजीत अभी आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना, किस प्रकार से वो बता रहे हैं कि आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और तमाम जो वादे हैं जो उन्होंने जनता से किए हैं उनको पूरा करने की अब शुरुआत हो रही है। हाँ, उन्होंने बताया कि आज उन्होंने धोती पहन के आए थे, तो शायद हो सकता है किसी ने किसी जगह पर आलोचना की है, तो उन्होंने बताया कि आज इस सब बारे में कोई आलोचना या कुछ करने का दिन नहीं है। आज अभी इस तरह का राजनीति करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये श्यामा प्रसाद जी धोती पंजाबी कुर्ता पहन के ही अपना राजनीति किए थे और मैंने अपना सरकारी जो प्रोग्राम है वो पहली बार ये जोरा साको में रविंद्रनाथ ठाकुर का आशीर्वाद लेकर उनको प्रणाम करके उनको उनका जो मरमर मूर्ति है वहां पे माल्यार्पण करके अपना जो यात्रा है वो शुरू किया है। और ये बंगाल का संस्कृति, बंगाल का शिक्षा सब कुछ खराब हो गए
आप बंगाल को नई तरीका से निर्माण करना पड़ेगा। मैं जो सुबह से बोल रहा हूं कि बंगाल बीमारू हो चुके हैं, बंगाल को बनाना पड़ेगा। उन्होंने वही काम बताया यहाँ पे कि हमको नई तरीका से शुरू करना पड़ेगा। और ये बंगाल के लिए एक अच्छी बात है कि रविंद्रनाथ के जन्मदिन पर शपथ लिया गया है और रविंद्रनाथ की आशीर्वाद लेकर सरकार ने काम शुरू किया है, चीफ मिनिस्टर ने काम शुरू किया है। और आपने जो बात, दोबारा मैं उस कविता को बता देता हूं, कविता की 2 पंक्ति मैं बता देता हूं। चित्त जेता भय शून्य उच्च जेता शीर, मतलब आपकी दिल के अंदर अगर भय नहीं है, भय शून्य, और सिर जब ऊंचा है तो आपका इरादा अगर बुलंद है तो आपको काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और इसी स्लोगन को शायद बीजेपी ने भी अपनाया था कि भय नहीं भरोसा से काम करो। तो भरोसा शायद बंगाल के लोगों ने दिखाया था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को, बंगाल की जनता को स्टेज से नमन करके आज उनके तरफ शुक्रिया अदा किए हैं, क्योंकि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जब बंगाल के लोगों को दिमाग में बैठा दिया था कि बीजेपी और हिंदुत्व की जो सोच है उसके साथ बंगाल की सोच ये मेल खाता नहीं है। इसीलिए एकदम स्वाधीनता के बाद से आज तक बंगाल के लोग भाजपा के बारे में, हिंदुत्व के बारे में सोचते नहीं थे और इसको पुराने सोच समझते थे, इसको मीडिएवल मध्ययुगीय सोच समझते थे। और उस सोच से बाहर निकलकर इस तरह से 207 सीट मिलना, ये एक ऐसी परिवर्तन है जिस परिवर्तन को बहुत उम्मीद के साथ, बहुत इरादे के साथ, बहुत सपने के साथ ये परिवर्तन हुआ है, जिसका जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर और सारे मंत्रिमंडल के ऊपर है। बिल्कुल। तो भय से निकलकर ये जो एक तस्वीर सामने आई है, ये बेहद सकारात्मक तस्वीर है। अभी आगे भी आपसे बात करेंगे, पर संजीत आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे मेहमान प्रकाश चंडालिया जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और हम बंगाल में जो बदलाव की बयार आज से शुरू हुई है उस पर लगातार बात कर रहे हैं। प्रकाश चंडालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रकाश जी, देखिए जिस तरह की आज एक सशक्त तस्वीर देखने को मिली वहां स्टेज से, जिस प्रकार एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया जनता को, क्या संदेश देती है ये तस्वीर? देखिए, प्रधानमंत्री की सरलता, शिष्टता, सदाचार और सदाशयता निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करती है। संसद की चौखट पर प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे तो उन्होंने इस चौखट को झुक करके प्रणाम किया। ये दृश्य आज भी करोड़ों भारतीय लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ याद आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज जब पश्चिम बंगाल में आए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवित्र धरा रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती पर सामने जो लाखों लोग वहां मौजूद थे, उनको प्रणाम करके, शीर्ष झुका करके जिस प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया, कईयों की आंखें नम हुई होगी। शैलजा, मैं एक बात जोड़ता चलूं, अभी प्रसन्नजीत बहुत रोचक जानकारियां दे रहे थे, उसी में कुछ जानकारियां मैं और जोड़ना चाहूंगा कि संभवतः जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के संभवतः पहले प्रधानमंत्री थे कि उनके शपथ ग्रहण करते समय उनकी माताजी जीवित थी, उसी प्रकार अगर देखें आज बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी पहले मुख्यमंत्री हैं कि जब उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय उनके पूज्य पिताजी शिशिर अधिकारी और उनकी मां गायत्री देवी दोनों मौजूद हैं। ये उनके लिए भी एक शुभ संकेत है और इसका ईश्वर का आशीर्वाद भी है। मैं पुराने दौर की अगर बात करूं, प्रोफेसर हरिपद भारती जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, सुकुमार बैनर्जी, तपन सिकदर, प्रोफेसर असीम घोष, तथागत राय, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री,
ऐसे कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया। वे साधारण रिक्शा में जाकर के करते थे, उनके जब कोई स्टैंड होता था मीटिंग करते थे, 5 आदमी 10 आदमी सुनने वाला नहीं आता, सिर्फ छोटी मीटिंग में माइक लगाने वाले जो होते थे वही होते थे, कोई सुनना नहीं चाहता। तो लोकल ट्रेन में मेरे उस दौर में मैं लोकल ट्रेन में यात्रा करा था, उस दौर में ट्रेन में भारतीय जनता पार्टी की बात करना, राम का नाम लेना या राष्ट्रवाद का नाम लेना एक प्रकार से बुरा माना जाता था। एक और बात बताना चलो, भारतीय जनता पार्टी की बहाल ये स्थिति थी कि एक बार पुराने दौर 70 और 80 के दौर में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार कलकत्ता आगमन हुआ। पार्टी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लोग इनके साथ में नहीं थे, न साधन थे न साधन थे, कॉर्पोरेशन कोई सदस्य नहीं, पंचायत में कोई सदस्य नहीं, विधानसभा और संसद की बात तो छूट दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता है विद्यासागर मंत्री, उनको दायित्व दिया गया था। उनके पास भी वाहन नहीं था, वो हावड़ा स्टेशन से अटल बिहारी वाजपेयी जी को टैक्सी में लेकर के वहां पे उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। ये दृश्य भी बंगाल भाजपा ने देखा है। बिल्कुल। आज जब शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी रिकॉर्ड बुक में दस्तखत कर रहे थे, तो उसमें करोड़ों करोड़ राष्ट्रवादियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। हजारों असंख्य लोग जिन्होंने बलिदान दिए, विपक्षी पार्टियों ने हिंसा की राजनीति की वजह से जिनका खून गिरा है, जिनके माँ बेटियों की अस्मत लूटी है, उनका शौर्य भी था, उनकी ताकत थी, उनकी श्रद्धा थी, और एक नया ऐसा अध्याय का सृजन हुआ है कि जो आशा का एक नया दीपक जला रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, कश्मीर की बात की या श्यामा प्रसाद याद आते हैं, बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद आते हैं। अब जब माननीय मोदी जी के दुख पे प्रणाम करने के दृष्टि रखते, तो बंगाल की जनता ये सोच रही थी कि पिछले 50 वर्षों में हमने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। 15 वर्षों का ममता बनर्जी का शासनकाल और 35 वर्षों का वामपंथी, 40 वर्षों का वामपंथी शासनकाल, जो धर्म को मानते ही नहीं थे, पूजा पाठ करने पर रोक थी, और वही परंपरा ममता बनर्जी ने, भाई आप दुर्गा पूजा करते, आप किसी प्रकार की ऐसी चीजें स्कूलों में सरस्वती वंदना नहीं हो सकती, सारी चीजों पर रोक थी। यहाँ आप सड़कों पर अजान दे सकते हैं, मार्च पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें थी। और ममता बनर्जी को चुनाव के आखिरी दिनों में एक प्रकार से धमकी की भाषा में कह दिया था कि मैं हूं तब तक यहाँ की बहुसंख्यक आबादी सुरक्षित है, अन्यथा एक प्रकार से जो कुछ लोग हैं वो यहाँ के लोगों को त्रस्त कर देंगे। आज उनको सबक मिला है। हिंसा के दिए जाने वाले वो बयान, भड़काऊ बयान कि 4 मई को अमित शाह जी कलकत्ता आकर के देख लीजिएगा, और भी ऐसी बातें थी जो मैं दूरदर्शन के पर्दे पर कह नहीं सकता श्रोताओं को, वैसी की गई। एक प्रकार से बड़ा एक आक्रोश भरा हुआ माहौल ऐसा पैदा करके जनता में आक्रोश हुआ। और नरेंद्र मोदी जी ने जैसा प्रसन्न जी तभी बता रहे थे कि भय नहीं, भरोसा, इसी बिल्कुल है कि वो जो राजनीति है कि डरा के जो है लोगों में एक डर बैठा के अपने लिए वोट बैंक बनाना, वो राजनीति कहीं ना कहीं आज से खत्म होती हुई नजर आ रही है। अभी मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार तो अभी होगा, लेकिन जितने अभी मंत्री पद की शपथ ली है, अगर हम उन्हीं के बात करें, चाहे वो दिलीप घोष हो, अग्निमित्रा पॉल हो, तमाम ये सारे मंत्री, इनका अपना एक जनता से कनेक्ट रहा है। इन्होंने भी काफी ज्यादा संघर्ष किया है और तब जाके अब उन्हें ये मंत्री पद मिला है। काफी ज्यादा उम्मीदें जनता की इनसे जुड़ी हुई हैं क्योंकि जनता का एक अच्छा कनेक्ट है। देखिए, दिलीप घोष वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिपाही रहे हैं, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आए और 2021 के दौर में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो वे के बाद में आए थे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 3 विधायकों से 77 विधायकों तक का सफर पूरा किया था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का उदय होता है, राजनीति में बहुत चमक के साथ में आते हैं। उनकी भूमिका को अगर सही रूप में याद करें तो जितनी बाइट्स और जितना टीवी से प्रचार ममता बनर्जी को मिलता था, उससे अधिक शुभेंदु अधिकारी के बयानों को सुना जाता है। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी लोगों में जन जागरण का कार्य शुभेंदु अधिकारी ने किया है, सारे लोगों को लेकर के। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और हमारे जो दूसरे राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को भयमुक्त किया, एक शुद्ध वातावरण दिया, एक आशा दी कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको संरक्षण मिलेगा। माँ बहनें यहाँ, अमित शाह जी कहा करते थे कि हमारी माँ बहन बेटियां रात को 1 बजे सबको पढ़ने के लिए निकल सकती है, जिनको ममता बनर्जी कहती थी कि रात को 8 बजे के बाद आपको घर के बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर का रेप हो जाना, मर्डर हो जाना, कॉलेजेस के अंदर में बलात्कार करना और ये सारी घटनाओं में सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के गुंडे शामिल होते थे। आवाज कोई नहीं उठा सकता था, पुलिस तक जा नहीं सकता था। आज उनकी आवाज को बल मिला है। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पर जहां इस सरकार की शुरुआत हुई थी,
टाटा ग्रुप के सिंगूर में जो प्रकल्प बनने वाला था नैनो गाड़ी का, उस प्रकल्प को मिटा करके शुरू हुआ था। तो विध्वंस के साथ में सरकार की स्थापना हुई थी तृणमूल की 2011 में, लेकिन आज और 15 वर्षों तक बंगाल में कोई बड़ा निवेश नहीं आया, बल्कि 8,000 से अधिक कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई। रोजगार कहां मिलेंगे? जो ममता बनर्जी डबल नौकरी की बात करती थी, वो यहाँ के लोगों को, युवकों को, युवतियों को यहाँ पर घुगनी बना करके बेचने की बात करने लग गई कि आप छोटा मोटा डॉल लगाइए और मूढ़ी भी बेचिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने छोटी सी दुकान से मूढ़ी खाई और उसको एक प्रकार से राष्ट्रीय पहचान दे दी। ममता बनर्जी उसके पहले कहा थी कि आप लोग सड़कों पर निकल के घुगनी बेचिए, इससे संसार चलना मुश्किल। लेकिन आज उम्मीद जगी है कि बंगाल में नए उद्योग लेंगे और 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात इन्होंने की है। जिस आप देखिए, बंगाल में समुद्र का किनारा भी है और इंटरनेशनल पोर्ट भी है और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी है, कई रूप से विकास की चारों तरफ से बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में विकास की ये बयार जो है और ज्यादा तीव्र गति से बहती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद है। प्रसन्नजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, बीते इस चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से सभी पार्टियों ने, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, महिलाओं की बात की है और महिलाओं का ज्यादा भरोसा जो वोट के रूप में नजर आया वो बीजेपी के लिए नजर आया, क्योंकि बीते समय में आपने खुद कवर किया है पश्चिम बंगाल के तमाम हादसों को, किस प्रकार महिलाओं के खिलाफ अपराध होते रहे हैं। तो ऐसे में अब महिलाओं के लिए एक सकारात्मक माहौल बनता हुआ नजर आएगा, महिलाओं के लिए उस तरह से नीतियां बनती हुई नजर आएंगी। देखिए सहला, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो अभी तक मैं कह नहीं पाया क्योंकि ये कहना ठीक नहीं था, इसीलिए कह नहीं पाया। ये ऐसा नहीं है कि मैं डर के कारण नहीं कहा। ममता बनर्जी अपने 15 साल की राज में एक इंसान के हिसाब से जो जो खराब काम किया जा सकता है सब खराब काम किए हैं एक इंसान के नाते। लेकिन जब भी उनको आलोचना करने की कोशिश किसी ने भी किया है तो उन्होंने एक महिला होने की सुजोग लिए है। मतलब तब उन्होंने कहा कि मैं महिला हूं, मुझे इस तरह की आलोचना मेरे बारे में इस तरह की आलोचना करना ठीक नहीं है। या उनकी जो चारों तरफ डॉग स्क्वाड होते हैं, चाहे वो पत्रकार की डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस का जो डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो बाकी किसी का भी डॉग स्क्वाड हो, वो सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि एक महिला के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने जो उत्पात करती थी। प्रसन्नजीत, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी तस्वीर आ रही है सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की है। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवारों से मुलाकात की है। पीएम ने दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल के परिवारों से मुलाकात की है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तस्वीर एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों के परिवारों से मुलाकात की है जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है। तो ये तस्वीर एक सकारात्मक संदेश। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने पर कई मंत्रियों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में अब बंगाल जो है विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बंगाल में जो ऐतिहासिक विजय मिला है, मैं मुख्यमंत्री जी और उनके सहकारियों ने शपथ ली है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के जीत के। जय श्री राम। भगवी लहर दौड़ रही है और यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज, करप्शन सब हटा दिया, लोगों ने नकार दिया। मोदी जी के भरोसे को लोगों ने स्वीकार दिया है। बहुत बहुत बधाई ढेर सारी बंगाल वासियों को इस बदलाव के लिए, इस परिवर्तन के लिए और बंगाल में विकास का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए शुभेंदु अधिकारी जी को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने नए मंत्रिपरिषद के सदस्य लिए हैं।
नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बंगाल में बनी है। मैं सबसे पहले बंगाल की जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने भय, भ्रष्टाचार, हिंसा को नकार कर जिस तरीके से विकास को चुनने का काम किया है, यकीनन अगले 5 साल बंगाल के लिए अति महत्वपूर्ण और स्वर्णकाल के तौर पर होने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे लगातार सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी लगातार जुड़े हुए हैं और साथ हमारे विशेष मेहमान प्रकाश चंडालिया जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, अभी आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी, आपने वो तस्वीरें भी देखी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन परिवारों से जुड़े, जाके मिले, उनसे मुलाकात की, अपनी संवेदनाएं प्रकट की जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? टलिया, आज के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे 200 से अधिक शहीद परिवारों को बुलाया गया था। आपको मालूम है कि सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनको हिंसा की राजनीति में या तो वामपंथियों ने कभी मारा है या 15 साल में तो जिस विभत्स स्तर पर यहाँ पर हिंसा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना गुनाह है। अगर पता चल जाए कि किसी से भाजपा को वोट दिया गया है तो उन पर अत्याचार होना स्वाभाविक है। 70,000 से अधिक लोगों को 2021 में पलायन के लिए मजबूर किया गया, जिन्होंने असम में और झारखंड में जा शरण ली। आज ऐसे शहीद परिवारों, 200 से अधिक शहीद परिवारों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया, उन्हें सम्मान दिया गया है और निश्चित रूप से उन्हें संरक्षण देना और उनके पारिवारिक स्थिति पुष्ट करने का कार्य जो है, ये जो सरकार बनी है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ये करेगी। मैं एक और जोड़ना चाहूंगा, देखिए कोई भी राज्य समृद्ध कब बनता है? जब वहां पर उद्योग पनपते हैं। उद्योग पनपते हैं जब उसका कोई माहौल बनता है, उद्योगपतियों को सही रूप में अगर लागत मिलती है और कोई वातावरण मिले, साधन संसाधन मिले, अगर यहाँ पर कोर्ट की गुंजाइश है तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा, बढ़ेगा, फूलेगा। प्रसन्नजीत, आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जब यहाँ पे ममता बनर्जी ने यहाँ के सारे उद्योगपतियों को अपने सेक्रेटरीट में एक बार बुलाया, बड़े से हॉल में एक मीटिंग की नवान्नों के सभागार में, और उसमें 2000 करोड़ के टर्नओवर से लेकर के 50,000 करोड़ के टर्नओवर वाले ग्रुप के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे। प्रवेश करने के पहले सारे उद्योगपतियों के मोबाइल टेलीफोन जो है वो ममता बनर्जी की जो अधिकारी थे उन्होंने गेट के बाहर रखवा दिया। एक भी उद्योगपति को मोबाइल थाने के अंदर बना दी। और उसके बाद क्या हुआ पता है? उनको धमकियां दी गई कि आप भाजपा को वोट देते हैं, सरकार बंगाल में रह के आपको उद्योग चलाना है, बंगाल में हम आपको सारी सुविधाएं देते हैं, और उनको निश्चित रूप से बुरी तरह से धमक गया, आतंकित हो गए। और नतीजा ये निकला कि 8,000 से अधिक कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई। बड़े उद्योग नहीं है, यहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। और एक पुरानी बात प्रसन्नजीत, आपको याद होगा वामपंथियों के दौर में 1970 वो दौर, बिरला घराने के उद्योगपति, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आज वो इस संसार में नहीं है। वामपंथी कितना कठोर यूनियन हुआ करता था, कितना उग्र यूनियन हुआ करता था कि राज्य सचिवालय के पास में वो उद्योगपति जो आज संसार में नहीं है, वो राज्य सरकार राइटर्स बिल्डिंग में मिलने के लिए अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलने जा रहे थे। यूनियन के लोगों ने उनकी कंपनी से जो नाराजगी थी उनको वहां पर घेर लिया और उसके बाद में उनके कपड़े कहां तक उतरवाए गए मैं दूरदर्शन के पर्दे पर नहीं बोल सकता। गूगल में सर्च किया जा सकता है, इतिहास के पन्नों पर, आर्काइव्स में ये गवाह है। वामपंथियों के दौर में यही राज था और वही काम जो है ममता बनर्जी ने 15 वर्षों तक किया। उद्योगपतियों को पिछले 50 वर्षों में यहाँ पर कभी भी अनुकूल वातावरण नहीं मिला। अब उम्मीद जगी है, नए उद्योग आएंगे। बंगाल का चाय उद्योग, बंगाल के प्रकाश जी के जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो लोगों को लगा था कि एक बड़ा बदलाव आया है और वामपंथ के राज में जिस तरह से विकास कहीं ना कहीं रुक सा गया था, अब वो विकास होगा। लेकिन ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद लगभग वही कैडर जो है ममता बनर्जी के कैडर में शामिल हो गया और लगभग वही नीतियां, वही तरीका अपनाया गया और कुछ बदलाव की लहर नजर नहीं आई। अब जिस प्रकार से प्रकाश जी बता रहे हैं, प्रसन्नजीत, अब जो है लोगों में एक भरोसा जगा है, अब कुछ चेंजेस आएगा। आप भी लगातार बता रहे थे कि किस प्रकार महिलाओं के लिए जो है बेहतर हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का किस प्रकार से आशीर्वाद लिया है और माखनलाल सरकार के सम्मान पर उनकी पत्नी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके पति को सम्मानित किया जाना पूरे परिवार के लिए एक बेहद गर्व का क्षण है। यह भी कहा है उन्होंने कि माखनलाल सरकार 16 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और आज भी प्रतिदिन शाखा में जाने के प्रति पूरी तरह से समर्पित नजर आते हैं। आप भी सुनिए। खुश हुआ था, हमारा पति इतना सम्मान पाया था,
प्रधानमंत्री से खूब खुश है हम। वो आरएसएस करता है 16 साल में। तो प्रसन्नजीत, सुना आपने किस प्रकार से वो खुशी जाहिर कर रही हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सम्मान किया है। प्रधानमंत्री का ये जो जेस्चर है ये सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। देखिए, थोड़ी देर पहले प्रकाश ने कह रहा था कि ये जो आज की सफलता है, जिस समय पे शुभेंदु अधिकारी ने वो रजिस्टर में दस्तखत कर रहे थे, तो ऐसे माखनलाल सरकार और पूरे बंगाल में कई जगह पर ऐसे बहुत सारे सनातनी हैं जो पिछले कई सालों तक अपना मेहनत और अपना खून पसीना बहाया है, और इस बार भी चुनाव में नाउ और नेवर टाइप का सोच लेकर, क्योंकि सबको लगा था कि इस बार अगर ना हो तो परिवर्तन ना हो, मतलब कोई भाजपा की सरकार नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने भी कहा और गृह मंत्री ने भी कहा अपने भाषण में कि इस बार अगर इस परिवर्तन को हम कर नहीं पाए तो भारत के लिए एक संकट आ जाएगा। ये समझना काफी जरूरी था पूरे बंगाल को, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मजहब जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सबको समझना जरूरी है कि ममता बनर्जी किसी दूसरे की हाथ पे चले गए हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है, जो देश की संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है, जो ये पश्चिम बंगाल के लिए ठीक नहीं है, भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। किसी ना किसी जगह से हमारे पास ये इनपुट्स है, जिसको इंफॉर्मेशंस कहते हैं, इन्फो कहते हैं आज की व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ये इन्फो है, आप समझने का कोशिश करें, आप बेलडांगा को देखकर समझने का कोशिश करें, आप मालदा की मोथाबाड़ी को लेकर देखने का कोशिश करें, आप वाकफ को लेकर शमशेरगंज, सूती और रेजीनगर को देखकर समझने का कोशिश करें, आप फरक्का को देखकर समझने का कोशिश करें। ये कोई मामूली सा घटना नहीं है, ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ये बंगाल को कुछ दूसरे दिशा में ले जाने का कोशिश है, और बंगाल अगर दूसरे दिशा में चले जाए तो वो भारत के लिए खतरा है। तो इस बात को समझने का कोशिश करें, और ये अगर भारत के लिए खतरा है तो आपकी जिंदगी के लिए खतरा है। ये लैंड जिहाद है, आपकी जमीन अगर चले गए तो आप नहीं बच पाओगे, तो आप अगर नहीं बच पाओगे तो तृणमूल नहीं बच पाएगा और सीपीएम नहीं बच पाएगा, तो किसको आप वोट दोगे? ये जो बात बार बार समझाने की कोशिश किया गया है, वो समझाने के लिए माखनलाल सरकार से लेकर एक 16 साल की बच्चा सब लोग उतर गए थे इस बार। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने माखनलाल सरकार को भी नमन किए हैं और जनता को भी नमन किया है, दंडवत। तो ये एक ऐसा ये शायद ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया, मोहम्मद सलीम को भी समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी हार्ड डिस्क में एक डिनायल बोल के बटन है, जो डिनायल बोल के बटन परमानेंटली दबा हुआ है, वो कभी उठेगा नहीं। बिल्कुल, जनता को असल मायनों में क्या चाहिए, वो इस बात को, इस नब्ज को कहीं ना कहीं समझने में, पकड़ने में कहीं ना कहीं तृणमूल सरकार और वामपंथ सरकार की लगातार भूल होती गई। शुभेंदु सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी के नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और सभी का ये कहना है कि अब बंगाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो रिएक्शन अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল। এবং के नेतृत्व में बंगाल की चौमुखी विकास होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार की ये ताकत में काम किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है। विकसित, सुरक्षित और सुरक्षित बंगाल, भारत सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी थी। वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। पश्चिम बंगाल की आज़ादी तो आज मिली है, जब कमल का फूल खिला है, जब श्री
शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ बंगाल की समस्त जनता को, विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं को, जिन्होंने बहुत साहस के साथ इस बार अपना मतदान किया और अपना ही नहीं पूरे बंगाल का भविष्य संवारा है। ये विकास की राजनीति, ये विश्वास की राजनीति जो आज यहाँ इस ग्राउंड से शुरू हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करेगी। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी आपने। प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से इन प्रतिक्रियाओं में साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो तमाम योजनाएं जो है ममता सरकार में रुकी हुई थी, अब वो उन तमाम योजनाओं को शुरू करने का वक्त आ गया है, उन्हें शुरू किया जाएगा। साथ साथ जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध होते रहे हैं, चाहे वो आरजी कर का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, उन पर भी कहीं ना कहीं आयोग बनेगा, दोबारा जांच शुरू होगी। पहला भी हम पूरे जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनके बयान, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे। व्हाट्सएप के बारे में भी कुछ कहा था, तो मैं व्हाट्सएप इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी बताता चलूं। व्हाट्सएप पर लोग बड़ी चुटकियां ले रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने एक काम अच्छा नहीं किया, मोदी जी के कारण हम लोगों को मतदान केंद्र तक जाना पड़ा। सीपीएम के 35 साल के शासन में और ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में हमें वोट देने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग खुद जाते थे। कहने का मतलब यह एक प्रकार का व्यंग है। साइंटिफिक रिगिंग इतनी होती थी, लोग जाते थे उनको वोट देने नहीं दिया जाता था। लोग ये चुटकियां भी लेते हैं कि शासनिक बैठकों में जो ममता बनर्जी बंगला में बिना लय सुर ताल के गाने गा दिया करती थी, हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा डिम्बा डिम्बा टाइप की कविताएं सुना दिया करती थी, अब वो कविताएं सुनने को नहीं मिलेगी, अब वो गाने सुनने को नहीं मिलेंगे। वो अपभ्रंश जो मन मर्जी में आता वो कह दिया करती थी, अब वो सुनने को नहीं मिलेगा। बैठे बैठे मन में आ गया कि चलो फलाने गायक बैठा है, चलो आप गाना गा दो, तो गाना सुनाना पड़ेगा। ये सारी जो माहौल प्रकार से उन्होंने प्रशासनिक बना दिया था, वो बंगाल के देखने को नहीं मिलेगा। प्रशासनिक बैठकों में जहां कठोर बातें होनी चाहिए, जहां सबको एक प्रशासनिक बैठक की बात याद करूं, जिनका एक शौकत मोल्ला जो इस बार इनकी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, वो तृणमूल पार्टी का दबंग और एक प्रकार से बाहुबली प्रकार का नेता माना जाता है। उसे प्रशासनिक बैठक में वो उस समय विषय था उनकी पार्टी का, उसने कोई डिमांड होना चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक में अपनी पार्टी के विधायक को कहा हाथ उठाने का काम होता है। मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के एमएलए को कह रही है बाल में बदमाशी तो बहुत ही है ही, घर बनाने का काम होता है, आए दिन विस्फोट होते हैं, कई बच्चे का हाथ उड़ जाता है, कई लोग मारे जाते हैं। गंभीरता इस सरकार में कहीं नहीं थी और इसका कारण भी था। ममता बनर्जी की सरकार का जो नारा था वो था खेला होबे। हालांकि खेला होबे का नारा जो है बांग्लादेश से आयातित है, जय बांग्ला का नारा भी जो है वो बांग्लादेश आयातित है, और मां माटी मानुस का जो नारा है वो भी बांग्लादेश से आयातित है। बांग्लादेश विचारधारा की सरकार 15 वर्षों तक जो चली, इसने बंगाल को रसातल में पहुंचा दिया। आर्थिक स्थिति की बात करें, सामाजिक संस्कारों की बात करें, परस्पर आपस में जो सामाजिक सद्भाव है, हमारे देश का जो सूत्र है विविधता में एकता, सारे लोग हम एक। आप दिल्ली में बैठी हैं, बंगाल के हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कहीं का है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। अब क्या वो बड़े संकल्प होंगे जो कि अब पूरे होते हुए नजर आएंगे? निश्चित रूप से सारी संभावनाएं जमीन पर धरातल पर उतर कर रहेगी। जो वचन दिए गए, डबल इंजन की सरकार ये डबल इंजन की सरकार है। अब बाकी भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के 20 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, वहां पर कितनी योजनाएं हैं, वहां तो मां बहनों की इतनी योजनाएं हैं कि मुख्यमंत्री को मामा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पूरे नाम से मशहूर है। हिमंता बिश्व शर्मा की महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, असमें माँ बहन बेटी उनको मामा कह के पुकारती है। इतनी लोकप्रिय योजनाओं के कारण जिनसे पश्चिम बंगाल अब तक वंचित था, आयुष्मान भारत योजना का लाभ बंगाल को नहीं मिला, आवास योजना का लाभ भारत को नहीं मिला, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनसे पश्चिम बंगाल की जनता वंचित रही। 10 करोड़ लोगों की आशाओं पर आशाओं का एक नए सूरज का एक उदय हुआ है। और ये कहने की बात सिर्फ नहीं है, ये सच्चाई है। जहां 20 राज्यों में उतरी है तो बंगाल की धरती पे उतरेगी, और इसकी शुरुआत आज से ही हुई है, आज के शुभ से हुई है। रविंद्र जयंती का बहुत पवित्र पावन दिन, और यहाँ पर इतनी सुंदर संभावनाएं बनी है। उद्योग के युवाओं को रोजगार मिलेगा,
सारी संभावनाएं होगी, जबकि इसी सरकार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को घुसपैठिया कह दिया था। बंगाल के बाहर से आने वाले लोगों को बहिरागत कहा जाता था, और दूसरी तरफ यही पार्टी पूरी बहिरागतों के बल पर यहाँ पे संसद में प्रतिनिधि बनती है। आप यूसुफ पठान की बात कर लीजिए, आप शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लीजिए, आप कीर्ति आजाद की बात कर लीजिए, वो दूसरे राज्यों को लोग हैं, इसमें किसी को एतराज नहीं है, ना हमें एतराज है ना आपको एतराज है। तो दूसरे राज्यों से अगर आकर के संविधान के अनुरूप यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, किसको एतराज हो सकता है? लेकिन ममता बनर्जी के लिए उनके अपने अगर कोई थे तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी अपने थे, भारतवासी उनके अपने नहीं थे। और इस बार बंगाल की जनता ने उनको बता दिया है कि भारतवासी एक है, और बंगाल के अंदर में पूरा भारत जो है वो एक नए निखार के साथ, पूरा भारत एक है और तमाम भारतवासी एक है। प्रसन्नजीत, यहाँ पर जो है अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर सभी की नजर है, साथ ही साथ किसको क्या प्रोफाइल मिलेगा इस पर भी लोग निगाहें अपनी गढ़ाई में बैठे हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन इस तरह से कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं रहेगा। अनुमान हम भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विस्तार तो तुरंत किया जाएगा मेरे ख्याल से। अभी एक छोटा सा मंत्रिमंडल बनाया गया है, लेकिन बंगाल के लिए करीब 40 के आसपास मंत्रिमंडल में सदस्य बन सकते हैं, कैबिनेट और एमओएस मिला के। तो काफी जगह खाली है और बनाना पड़ेगा पूरे हिसाब से। मेरे ख्याल से शांति से ये बनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी और पार्टी अधिकारी, मतलब चीफ मिनिस्टर और पार्टी की अनुमान मत लगाइए, नजर बनाकर रखिए और आगे इस पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ प्रकाश चंडालिया जी हमारे मेहमान, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।